Okay. Good morning, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? ओके, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो चैप्टर है, छोटा सा आपके पास टॉपिक है, सो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैक्सिमम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा आराम से। बेसिक सा ही चैप्टर है और कुछ दो तीन फॉर्मूलाज ही हैं जिनको डिस्कस करना है अपने को। सो केयरफुली समझना। नाउ दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन रियलिटी इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ चैप्टर बेसिकली, बट आपके इसमें इसको सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सॉरी। सो ये जो अपना चैप्टर है बेसिकली, ये टेक्निकली तो एक चैप्टर का पार्ट है, बट आपके सिलेबस में इसको सेपरेटली चैप्टर दे रखा है, तो इसको वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अ कॉन्सेप्ट बेसिकली, इसको हम बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। ठीक है। नाउ बर्नौली ट्रायल क्या होता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझना। जब कोई भी चीज मल्टीपल टाइम रिपीट होगी, ठीक है, अगर एक ही इवेंट मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा तो वो बर्नौली का पार्ट बन जाएगा। जैसे सिंपल प्रोबेबिलिटी में और सब जगह आप डिस्कस करते हो विच इज कि एक कॉइन को आपने टॉस किया या फिर लेट से आपने डाई को थ्रो किया। तो अगर आप एक कॉइन को बहुत बार टॉस कर दो, लेट से आपने 10 बार टॉस कर दिया, 100 बार टॉस कर दिया, तो बर्नौली ट्रायल का पार्ट बन जाएगा बेसिकली। ठीक है। या सिमिलरली आपने एक डाई को बहुत बार थ्रो कर दिया, लेट से 10 बार थ्रो किया, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बर्नौली ट्रायल। ठीक है। अब बर्नौली ने क्या किया, बर्नौली ने इन ट्रायल्स में कुछ स्पेसिफिक टर्म को डिफाइन किया और उससे कुछ पैटर्न्स निकाले, जिन पैटर्न से आपको आंसर मिलेगा। पैटर्न किस तरीके से है, तो सबसे पहले आपके पास जो कोई भी चीज बर्नौली ट्रायल कब होती है उसका एक सिंपल कंडीशन है। पहली चीज तो ये होगा कि आपके पास जो ट्रायल होगा उसके अंदर दो चीजें होंगी, वन इज सक्सेस, वन इज फेलियर। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट से आपने कॉइन को टॉस किया, मैंने बोला कि मुझे हेड चाहिए, तो नाउ हेड बिकम्स माय सक्सेस। बट अगर टेल आया तो इट इज अंडरस्टूड कि टेल बिकम्स माय फेलियर। ठीक है। तो आपके पास कोई भी इवेंट रहेगा या कोई भी ट्रायल रहेगा तो उसके अंदर आपके पास जो सक्सेस और फेलियर है वो डिफाइन होना चाहिए प्रॉपरली, कि इफ दिस इज सक्सेस देन ऑल द अदर थिंग्स आर फेलियर बेसिकली। लेट्स से जैसे मैंने डाई थ्रो किया और मैंने बोला कि डाइस पे अगर नंबर जो आया वो 3 का मल्टीपल है तो दैट बिकम्स माई सक्सेस। तो कहना ऐसे 3 के मल्टीपल है मतलब 3 और 6 माई सक्सेस हो गया। और अगर फेलियर की बात करूंगा तो बाकी बचे हुए नंबर यानी कि 1 2 4 5 ये बेसिकली फेलियर में काउंट हो जाएंगे। तो जो भी आप ट्रायल करते हो उस ट्रायल के अंदर सक्सेस और फेलियर वेल डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज पार्ट 1। ठीक है। नाउ दी पार्ट 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। मतलब कोई भी एक ट्रायल सेकेंड ट्रायल को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, ठीक है। अब पहली बार टॉस करने पे हेड आया या टेल आया, क्या उससे सेकेंड टॉस के आउटकम पे कुछ इम्पैक्ट होगा? बताओ। अगर आप एक कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हो, मैंने बोला पहली बार आपने टॉस किया हेड या टेल, कुछ ना कुछ एक तो आएगा फॉर श्योर।
तो क्या उससे सेकेंड टॉस के आउटकम पे कुछ इम्पैक्ट होगा? यस और नो? डिस्कस करो, या मुझे पूछना पड़ेगा? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ। अमन, अमन झा, बोल बेटा। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। मैंने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया। नाउ, पहली बार जब मैंने टॉस किया तो उसमें हेड या टेल कुछ एक आया, ठीक है, लेट्स अज्यूम क्या हेड आया। क्या इसका इम्पैक्ट उसके सेकेंड ट्रायल के आउटकम पे कुछ होगा? कि सेकेंड ट्रायल में हेड या टेल आएगा, क्या वो डिसाइड होगा बेस्ड अपॉन द आउटकम ऑफ फर्स्ट ट्रायल? नो सर। नो, डिसाइड नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज को हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल, ठीक है, मतलब हर एक ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी चीज बर्नौली ट्रायल का पार्ट तब बनेगी, पहला चीज जब उसमें सक्सेस और फेलियर वेल डिफाइंड है। दूसरा चीज, जब उसके हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट है, मतलब एक ट्रायल का आउटकम सेकेंड ट्रायल को अफेक्ट नहीं करता है, तो वो बर्नौली का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो उसने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है, throwing a die 50 times is a case of 50 बर्नौली ट्रायल। मतलब अगर आपने एक ही डाई को 50 बार थ्रो किया, तो दैट इज बेसिकली 50 बर्नौली ट्रायल, जिसमें ईच ट्रायल रिजल्ट इन सक्सेस। उसने सक्सेस को डिफाइन किया है, से सक्सेस है इवन नंबर, ठीक है। तो अगर इवन नंबर हो गया सक्सेस, तो फेलियर बाय डिफॉल्ट हो गया, इट्स अ ऑड नंबर बेसिकली। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी, इज सेम फॉर ऑल 50 थ्रोज। यस, आप कुछ भी थ्रो करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर ऑन डाई इज सेम फॉर ऑल दी थ्रोज। ऑब्वियसली सक्सेसिव थ्रोज ऑफ डाई आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, विच इज कि पहला ट्रायल का आउटकम सेकंड के आउटकम को इम्पैक्ट नहीं करेगा, या किसी के भी आउटकम को इम्पैक्ट नहीं करेगा। Now, if the die is fair and has number 1 to 6 written on the face, तो probability of success even आने का चांस कितना हो गया? 1/2। अब probability of failure, इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो और इसको आप लॉजिक से भी निकाल सकते हो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, probability of success प्लस probability of failure, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। बिकॉज इवेंट में या तो आपको सक्सेस मिलेगा या फेलियर होगा, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है बेसिकली। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, इसको हम लिखते हैं जनरली पी से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली क्यू से। हमेशा P+Q1 होता है। तो अगर आपको कोई एक वैल्यू भी मिल गया, तो उससे आप सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द सिंपल रिलेशन। यहाँ उसने वही किया। उसको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिफाइन किया था गेटिंग अ इवन नंबर ऑन डाई। तो इवन नंबर मतलब हो गया है 2, 4 एंड 6, मतलब तीन केसेस, टोटल डाई पे नंबर थे 6। तो 3/6 बिकम्स हाफ। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा? दैट बिकम्स 1 माइनस हाफ, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ। चलो, अब नेक्स्ट कुछ और केसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट्स से इसने बोला कंसिडर अ डाई टू बी थ्रोन 20 टाइम्स। इफ रिजल्ट इज एन इवन नंबर, कंसिडर इट एज सक्सेस, एल्स इट इज फेलियर। तो कैन आई से, अगर इवन नंबर को उसने सक्सेस बोला है, मतलब प्रोबेबिलिटी पी हो गया अपने पास हाफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीन पॉसिबल इवन नंबर के आउटकम हो सकते हैं। अगर इन द सेम एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसा बोला कि कंसिडर द सक्सेस एज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, तो दो ही केस बनेंगे, 3 या फिर 6। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा? 1/3। और ऑब्वियसली आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - 1/3, दैट इज इक्वल टू क्यू 2/3। तो इस तरीके से आपको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, बर्नौली ट्रायल के अंदर आपको सिर्फ पहले ये निकालना आना चाहिए कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर आगे उसके बेसिस पे देयर आर टू फॉर्मूलाज जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ, अब पहले कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं इसमें। इट सेज 6 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। उसके पास एक बैग था जिसके अंदर 7 रेड और 9 ब्लैक बॉल्स है। उसने 6 बॉल्स उसमें से ड्रॉ किए, ठीक है। Tell whether or not the trials of drawing balls are Bernoulli trial when after each draw the ball is replaced or is not replaced, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। इसको सिंपल सा एग्जांपल इस तरीके से अज्यूम करना कि आपके पास एक बैग में एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉल्स था जिसके अंदर 7 रेड और 9 ब्लैक बॉल है। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, 6 बॉल्स विड्रॉ करने हैं। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहला केस है कि जहां पे आप हर एक टर्न को रिप्लेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने पहला बॉल निकाला, नोट किया कौन सा कलर था, फिर वापस बैग में डाल दिया। फिर नेक्स्ट बॉल निकाला, फिर वापस बैग में डाल दिया। तो इस तरीके से आपने 6 बॉल निकाले। सेकंड केसेस, आपने पहला निकाल लिया, फिर आपने
उस बॉल को बाहर कर दिया, फिर बाकी बचे हुए में से सेकंड निकाला, फिर जो बाकी बचे उसमें से थर्ड निकाला। मतलब एक है कि रिप्लेसमेंट आपने कर दिया और एक में आपने रिप्लेसमेंट नहीं किया। इनमें से कौन सा बर्नौली ट्रायल है और क्यों? बताओ जरा। एनीवन? इसमें से कौन सा बर्नौली ट्रायल है? चलो, बर्नौली की दो कंडीशन थी ट्रायल चेक करने की। सबसे पहली चीज कि नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो फाइनाइट होंगे, उसको आप काउंट कर सकते हो ऑब्वियसली। तो इस केस में आई कैन से मुझे 6 बॉल्स ड्रॉ करना है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे देर आर 6 ट्रायल्स, तो यहाँ पे उसने डिफाइन किया द नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट। अब जब आप रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ऐसा अज्यूम कर लिया कि लेट्स से रेड बॉल आना सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 7/16 फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हुआ, उसका रीजन था देर आर टोटल 7 रेड बॉल्स आउट ऑफ 16 बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? 7/16। अब यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक समझो। अगर आप हर टर्न के बाद रिप्लेस कर रहे हो, तो आप कभी भी निकालो, आपको रेड का चांस सेम मिलेगा, 7/16। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो और मैं बोलता हूँ रेड बॉल निकालने का चांस बताओ, तो क्या वो हमेशा 7/16 ही होगा? कंफर्म करो, यस और नो। मुझे ही पूछना पड़ेगा। चलो, अब किसका टर्न है? चिराग, बोल बेटा। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। बैग के अंदर 7 रेड बॉल थे और 9 ब्लैक बॉल्स थे। जब आपने पहला रेड बॉल निकाला या पहला बॉल निकाला, तो पहला बॉल रेड आए, उसका चांस है 7/16। अब मैंने ये बोला कि आपने जो बॉल निकाला था उसको वापस से बैग में डाल दिया। अब आप सेकेंड बॉल निकाल रहे हो, क्या चांस है कि सेकेंड बॉल रेड आए? तो क्या वो भी 7/16 होगा? चिराग, आवाज आ रही है? तू अनम्यूट नहीं करेगा तो मुझे यहां से अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट इज धीरज, बोलो। Sir, please repeat the question. Okay. The question is, a bag contains 7 रेड बॉल्स एंड 9 ब्लैक बॉल। आपने उस बैग में से एक बॉल ड्रॉ किया। The probability of getting a red ball is 7/16 as there are total 7 रेड बॉल्स and 16 balls in all. So, अब आपने वो बॉल नोट किया रेड, उसका प्रोबेबिलिटी था 7/16, आपने बॉल को वापस से बैग में डाल दिया। अब आपने उसमें से सेकेंड बॉल निकाला, ठीक है। नाउ द सेकेंड बॉल जो है, उसका प्रोबेबिलिटी भी 7/16 होगा कि नहीं होगा इफ द बॉल इज रिप्लेस्ड अगेन? सर वही होगा 7/16। वही होगा, वेरी गुड। वही इसलिए हुआ बिकॉज आपने बॉल को वापस से बैग में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे बोल रहा था आपके पास कि इट विल बी सेम फॉर ऑल दी 6 ट्रायल्स, ठीक है। अब जब सबके लिए सक्सेस का चांस सेम है, तो डेफिनेटली आपके पास ये बर्नौली ट्रायल को फॉलो कर रहा है। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी में जब सेकंड केस को मैं डिस्कस करता हूँ तो क्या होगा? इन द सेकंड केस, जब आपने बॉल को ड्रॉ किया और रिप्लेसमेंट नहीं किया, तो अब क्या होगा? पहला रेड बॉल आने का चांस 7/16 होगा, बट अब सेकेंड रेड बॉल का चांस 6/15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 7 में से एक रेड बॉल तो बाहर चला गया, तो बचे 6 रेड बॉल, और टोटल 16 में से एक बॉल चली गई, मतलब बचे 15 रेड बॉल। तो इस तरीके से रेड बॉल के चांसेस यानी कि सक्सेस के चांसेस फॉर एवरी ट्रायल इज डिफरेंट। अगर सक्सेस के ट्रायल या सक्सेस के चांस फॉर एवरी ट्रायल इज डिफरेंट, दैट मीन्स इट इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल, बिकॉज बर्नौली ट्रायल की दो कंडीशन थी। सबसे पहले ट्रायल आपके पास फाइनाइट होना चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो भी रहेगा वो डिफाइन होना चाहिए, और वो सबके लिए सेम होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी ट्रायल। तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सबके लिए सेम नहीं था, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद ट्रायल, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल। नाउ, अब बर्नौली ट्रायल से हम मूव करते हैं उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जहां पे हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्चुअली आपका चैप्टर है, वहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कि इसमें जो बड़े बड़े टिपिकल केसेस रहेंगे,
उनको आप एक फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। उस एग्जांपल को पहले देखना, फिर इस एग्जांपल के थ्रू हम एक फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे जो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे बेसिकली। इट सेज, consider the experiment of tossing a coin in which each trial results in success। सक्सेस को उसने डिफाइन कर दिया है हेड, फेलियर को टेल बोल दिया बाय डिफॉल्ट। लेट एस एंड एफ denotes the respectively success and failure in each trial। Suppose we are interested in finding the number of ways in which we have one success in six trial। ठीक है, अब अगर वन सक्सेस है तो ऑब्वियसली बाकी बचे हुए पांच फेलियर होंगे। तो आपको सिंपल सा लॉजिक पता है कि आप अगर केसेस बनाओगे तो छह केसेस बनेंगे। सक्सेस एट द फर्स्ट प्लेस, एस एट द सेकंड प्लेस एंड सो ऑन, एस एट द लास्ट प्लेस बेसिकली। तो ये पार्ट में किसी को डिफिकल्टी कि ये छह केस नहीं बनना चाहिए, या फिर छह केस किस तरीके से बने, क्योंकि देर इज वन सक्सेस एंड फाइव फेलियर। तो आपको सिर्फ आपस में अरेंज करना था कि एग्जैक्टली वो जो सक्सेस है वो कौन से टर्न पे आएगा। वो फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है, अप टू सिक्स में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब द इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर सपोज करो मैंने बोला कि आपको एग्जैक्टली दो बार सक्सेस चाहिए, तो अब उसको मैनुअली नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आपको उसको फॉर्मूले से करना पड़ेगा। इसने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एंड दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इन सब पे मत जाओ, मैं आपको डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक और एक लॉजिक दे रहा हूं जिससे आप इजीली इन सारे केसेस को सॉल्व कर सकते हो। सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है एंड द फॉर्मूला इज दिस वन, जो आप डायरेक्टली यूज करोगे टू गेट ऑल द आंसर्स। नाउ अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, और यही फॉर्मूले से आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सपोज करो किसी भी केस में आपसे बोला है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस। जैसे इस केस क्वेश्चन में इसके ऊपर जो हमने डिस्कस किया, उसमें पहले एक सक्सेस था, फिर दो सक्सेस था, फिर तीन सक्सेस था। आउट ऑफ सिक्स कितने भी हो सकते हैं बेसिकली, ऑब्वियसली सिक्स या सिक्स से कम रहेगा। तो अगर आपको बोला गया कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस क्या होगा, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा होता है। इसका आंसर होता है एन सी एक्स, पी टू दी पावर एक्स और क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स। अब ये कैसे आया और क्या है इसका लॉजिक भी समझो ताकि आप मिस्टेक नहीं करोगे। मैंने बोला कि सपोज आपने एक चीज को एन टाइम्स रिपीट किया। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपने कॉइन को 10 बार टॉस किया। ठीक है, अब मैंने डिफाइन किया कि हेड आना इज अ सक्सेस, टेल आना इज अ फेलियर। अगर आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 5 बार हेड आएगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज तो पता है कि 5 बार हेड आ रहा है, मतलब आप बेसिकली पी की पावर 5 कर दोगे। और अगर 5 बार हेड आया तो बाकी 5 बार टेल आएगा, तो आप क्यू की पावर भी 5 कर दोगे, मतलब उसमें पांच सक्सेस थे और पांच फेलियर थे। इससे तो पावर डिफाइन हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एन मैंने आपको बोला था 10, तो 10C5, 10C5 पता है क्या करेगा? 10C5 आपको बता देगा कि वो जो आपने पांच सक्सेस लिए हैं वो कितने कॉम्बिनेशन से कितने प्लेसेस पे आ सकते हैं, और इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, बर्नौलीज ट्रायल के किसी भी क्वेश्चन में आपको पता है सिर्फ तीन चीजें निकालनी है। अगर ये तीन चीजें आपने प्रॉपरली कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो तीन चीजें क्या है समझना। सबसे पहले डिफाइन करो कि एन क्या है। एन को हम सिंपल सा बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, ये आपका एन हो जाएगा। नेक्स्ट आप डिफाइन करो पी। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आप डिफाइन कर दो क्यू। क्यू का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर आपने इन तीन चीजों को डिफाइन कर दिया तो इसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछेगा वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ अब मैं आपसे कुछ ओरल चीजें पूछ रहा हूं, इस पे कमेंट करने का ट्राई करना। लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन बनाया विच इज कि आपके पास मैंने एक पेयर ऑफ डाइस को 10 बार थ्रो किया। जस्ट लिसन द क्वेश्चन प्रॉपरली। मैंने एक पेयर ऑफ डाइस को 10 बार थ्रो किया। नाउ मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस इज गेटिंग अ डबलेट ऑन द डाइस। ठीक है, आई होप सबको याद है डबलेट क्या होता है, कल डिस्कस किया था मैंने। डबलेट क्या होता है बोलो। एक पेयर ऑफ डाइस में किस चीज को आप डबलेट डिफाइन करते हो? यार वापस पूछना पड़ेगा, तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। हाँ, गोविंद बोल बेटा। व्हाट इज डबलेट इन अ पेयर ऑफ डाइस? सर दो डाइस सेम नंबर दिखाता है। यस, अगर आपने पेयर ऑफ डाइस में ऐसा कॉम्बिनेशन लिया जहां पे दोनों डाइस पे सेम नंबर आए तो उसको हम डबलेट बोलते हैं। लाइक 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन बेसिकली। ठीक है, नाउ आई कंप्लीट माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन सेज
कि आपने एक पेयर ऑफ डाइस को बेसिकली 10 बार यू कैन से थ्रो किया। नाउ व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, या फिर ठीक है चलो चांस पे बाद में आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बताओ कि इसमें एन कितना है, पी कितना है और क्यू कितना है। तो सबसे पहले एन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एन कितना होगा, बोलो टेन। एनीवन। हाँ 6। इब्राहिम। 6 नहीं, एन इसमें बेटा 10 होगा। मैंने क्या बोला था, मैंने पेयर ऑफ डाइस को 10 बार थ्रो किया, तो नंबर ऑफ ट्रायल बेसिकली आपके हो गए 10। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आता है पी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मैंने सक्सेस किसको डिफाइन किया था, मैंने सक्सेस डिफाइन किया था गेटिंग अ डबलेट। आपके पास पेयर ऑफ डाइस में कितने डबलेट होते हैं, 6। 6। और जब पेयर ऑफ डाइस को आप थ्रो करते हो तो टोटल केसेस कितने बनते हैं, 30। तो बेसिकली कहना है इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 6/36 मतलब 1/6। यस। यस और नो। ठीक है। Yes. अब मुझे बताओ कि P अगर 1/6 है तो Q कितना आएगा। 5 by यस इट बिकम्स 5/6। वेरी गुड। नाउ P आपके पास हो गया 1/6, Q हो जाएगा 5/6, N हो जाएगा 10। तो मुझे खाली ये कंफर्म करो, किसी भी क्वेश्चन को देख के एटलीस्ट ये तीन चीज डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये तीन चीज डिफाइन करने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ गया। अब आगे जो पूछेगा उसको हम कैसे डिफाइन करना है उसकी बात करता हूं मैं। सो लेट्स से अब मैंने इस क्वेश्चन में बोला कि आपने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया था 10 बार, डबलेट को हमने एज अ सक्सेस डिफाइन किया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली डबलेट 3 टाइम्स। ठीक है, 10 में से एग्जैक्टली 3 बार डबलेट आए उसका चांस क्या होगा। तो अब मुझे बताओ, इस फॉर्मूले के अंदर एन तो आपका 10 हो गया, पी आपको पता है, क्यू आपको पता है, सिर्फ बचा क्या बेसिकली, एक्स। एक्स को क्या ले लोगे, 3। जो मैंने 3। वेरी गुड। एक्स का मतलब सिंपल सा था, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल। जितनी बार सक्सेस चाहिए वो आपका एक्स हो जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में वही बोला बेसिकली कि आपके पास अगर मुझे एग्जैक्टली 3 बार डबलेट चाहिए तो माई एक्स बिकम्स 3। तो वहां से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। नाउ अब इसी को कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे आपके पास कंडीशन समझना। लेट्स से एक क्वेश्चन दिया, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, find the probability of getting exactly six head, sorry, at least 6 head and at most 6 head। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर n कितना है, 10। बोलो। 10 हो गया, 10 वेरी गुड। नेक्स्ट आप डिफाइन करो इसमें p। p मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो क्वेश्चन को देख के बताओ कि आप सक्सेस किसको डिफाइन करोगे, हेड को। हेड को। वेरी गुड। किसी भी एक ट्रायल में या एक कॉइन के टॉस में हेड आने का चांस कितना होगा, 1। 1/2। 1/2। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू हो जाएगा फेलियर। अगर p हाफ है तो क्यू भी कितना होगा, half. हाँ। हाफ। वेरी गुड। नाउ अब नेक्स्ट मुझे ये बताओ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं तो इसने मुझसे फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली क्या पूछा है, कि आउट ऑफ द 10 ट्रायल्स एग्जैक्टली 6 में हेड आना चाहिए। तो कैन आई से इसके अकॉर्डिंग इसने मुझसे फर्स्ट केस में पूछा है x = 6 पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6। ये समझा, यस। क्या यस था फॉर्मूला, क्या था याद दिलाओ, एन सी एन एक्स एन एन सी सी एक्स एक्स पी हाँ, एक्स क्यू एक्स। एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स और क्यू टू एक्स द पावर एन माइनस एक्स बेटा। माइनस एक्स। हाँ, सो ये बनेगा आपके पास फाइनल वैल्यू, चेक करो जरा। एन सी एक्स दैट इज बेसिकली 10 CX 1/2 raised to x 1/2 raised to n - x। फॉर द फर्स्ट केस आपने x को 6 पुट कर दिया, इससे आपको आंसर मिलेगा। क्या फर्स्ट केस सबको क्लियर है, यस सर। चलो। यस। अब यहाँ पे दो वैरायटी और बनती है इन द सेम क्वेश्चन। इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है तो समझ लो इसको भी। इट सेज एट लीस्ट 6 हेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एटलीस्ट, एटलीस्ट 6 हेड का मतलब क्या हुआ, कम से कम 6। कम। अब अगर कम से कम 6 बोला है इसका मतलब क्या ना, इसे 6 से ज्यादा तो हो सकते हैं। सो एटलीस्ट 6 को मैं डिनोट करता हूं बेसिकली बाय द वैल्यू
पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि अब कम से कम 6 बोला है, मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और ऑब्वियसली मैक्सिमम 10 भी हो सकता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर निकालने पड़ेंगे, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जरा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब 6, 7, 8, 9 और 10, सारे केसेस को निकाल के सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे आंसर मिलेगा। नो डाउट द कैलकुलेशन लुक्स टिपिकल, बट ऑब्वियसली इतना टिपिकल कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ये खाली समझने के पर्पस के लिए है। सो मुझे कंफर्म करो, एग्जैक्टली 6 और एटलीस्ट 6, अभी दोनों क्लियर है? यस। चलो अब नेक्स्ट आते हैं एटमोस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एटमोस्ट? मतलब 6 ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, 6 से यस, कम आप। वेरी गुड। जैसे आपने मुझे एटलीस्ट का बोला कि सर एटलीस्ट मतलब कम से कम, वैसे एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसने बोला कि अब जो हेड है वो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि 6 से कम तो हो ही सकता है। तो यू कैन सिंपली से, इसका मतलब हुआ पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6, बराबर। यस सर। अब अगर पी यस। ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है तो कौन कौन से केसेस ऐड होंगे इसके अंदर? 1 से लेके 6 तक। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा समझना बेटा, 1 से लेके 6 या 0 से लेके 6? 1 से। 1 से, मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसा जरूरी है कि कम से कम एक हेड आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे कॉइन पे टेल आ जाए बेटा। यस तो सर। हमेशा ध्यान रखना, इसमें 0 से स्टार्ट होगा बेसिकली। तो इसीलिए इसका मतलब रहेगा आपके पास 0 से लेके बेसिकली 6 तक, ठीक है। नाउ अब इसने यहाँ पे एक अप्रोच चेंज कर रखा है, समझो इसने क्या बोला है। एक्स लेस देन इक्वल टू 6 को उसने यूज किया 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6, ठीक है। बेसिकली उसने नेगेटिव अप्रोच यूज किया। उसने क्या बोला, मुझे पता है कि सारे प्रोबेबिलिटी का नेट सम तो 1 आएगा, तो अगर मैं 6 से बड़े वाले केसेस यानी कि 7, 8, 9, 10 का सम निकाल के इसमें से हटा दूं तो मुझे बाय डिफॉल्ट सेम वैल्यू मिलेगा। जो हमने बोला था वो भी सेम है, सिर्फ ये था कि वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता था, विच इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से लेके पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, यहां तक के वैल्यू को सॉल्व करना था और उसको हमको ऐड करना था बेसिकली। सो ये जो वैल्यू मिलेगा एग्जैक्टली वही वैल्यू इससे मैच करेगा, जिस खाली अप्रोच चेंज किया है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि आपको 3 केसेस बन सकते हैं किसी भी क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल के अंदर। पहला, एग्जैक्टली एन सक्सेस या एग्जैक्टली एक्स सक्सेस, जिसको हमने बोला डायरेक्टली एनसीएक्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज एटलीस्ट, मतलब कम से कम उतना होगा। नेक्स्ट इज एटमोस्ट, यानी कि मैक्सिमम उतना होगा। बस अब इसी के अबाउट क्वेश्चन घूमेंगे। अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले एन, पी और क्यू पे कमेंट कर लो, उसके बाद जो एक्स है वो आपको कंडीशन वाइज मिल जाएगा बेसिकली। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इट सेज 10 eggs are drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective eggs, ठीक है। Find the probability that there is at least one defective egg, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो मुझे बताओ what is the n for this case? 10। 10, वेरी गुड। सो क्वेश्चन को इस तरीके से समझना कि एक लॉट ऑफ एग्स था, उसके अंदर उसको 10 एग निकालने हैं वन बाय वन, और बेसिकली चेक करना है या उसको कुछ तो कंडीशन फुलफिल करनी है, तो एन तो आपका 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो डिफेक्टिव एग है और एक नॉन डिफेक्टिव एग है। तो आप अगर पी की बात करते हो, लेट्स से मैंने बोला पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आपके अकॉर्डिंग आप सक्सेस किसको डिफाइन कर रहे हो? डिफेक्टिव एग को या इफेक्टिव नॉन को। डिफेक्टिव एग को? डिफेक्टिव एग को, ओके। अगर आप डिफेक्टिव एग को सक्सेस डिफाइन कर रहे हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 1। 10%। 1। 10%? नहीं, वन नहीं 1। बेटा, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इट शुड बी 10% है, मतलब टेक्निकली 10/100। सो इट इज 1/10, या फिर आप 0.1 बोलोगे। समझे कैसे निकाला? यस। इट इट वॉज 10%, तो ऑब्वियसली 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100। 10/100 इज बेसिकली 1/10 बोलो या फिर 0.1 बोलो, वो आपका पी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्यू। अब अगर पी 1/10 है तो क्यू कितना हो जाएगा? 9/10। 9/10, तो क्यू को आप लिख दोगे 0.9 या फिर 9/10, ओके। नाउ अब क्वेश्चन को केयरफुली समझना, बिकॉज आपने एनपीक्यू पे कमेंट कर लिया, मतलब वहां तक चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या उसकी बात करते हैं। किसने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम एक होना चाहिए। सो कैन आई से, अगर देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग, तो इसका मतलब हो जाएगा पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पूछा है इसने आपसे, बराबर।
1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपको करना पड़ेगा P(1), P(2), P(3) से लेके P(10) तक का सम। बट क्या इसी को मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 1 - P(x)=0, क्योंकि खाली एक केस कम आ रहा था, तो 1 में से मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। खाली मुझे ये कंफर्म करो मैंने ये कैसे क्रिएट किया, ये समझा आप लोगों को? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं P(x)=0 का वैल्यू निकालता हूं तो डायरेक्टली फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। इट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास 10 हो गया, तो आपने n को 10 बोल दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/10, फेलियर इज बेसिकली 9/10, n = 10। अब आपको जो निकालना था वो था P(x)≥1। तो हमने क्या डिसाइड किया था, हम लिखेंगे 1 - P(x)=0, और P(x)=0 का वैल्यू आपका ये हो गया। तो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। सो सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे अभी? हाँ, हाँ बेटा। 1 - P(x)=0 कैसे किया? हाँ, 1 - P(x)=0 कैसे किया देखो समझो। प्रोबेबिलिटी वाले केस में एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जितने पॉसिबल केस होंगे ना उन सबका सम 1 होगा। तो इस केस में आपके पास कितना ट्रायल दिया था, उसने 10 दिया था। तो अगर टोटल ट्रायल 10 दिया है, इसका मतलब सिंपल सा है कि P(x)=0 प्लस, एक सेकेंड, P(x)=0 प्लस P(x)=1 से लेके P(x)=10 का नेट सम बेसिकली 1 होगा। अब अपने क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था, 1 से लेके 10 तक का सम, तो इसको आपने अरेंज कर दिया, तो यहां से फॉर्मूला क्रिएट हुआ। अभी समझे? यस सर। हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जितने पॉसिबल केसेस हैं, सारे केसेस के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो आपका आंसर 1 होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपके पास सारे केसेस का सम 1 आएगा। तो आप अगर कुछ केसेस को सॉल्व करना चाहते हो तो आप नेगेटिव अप्रोच यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वो बेटर था। या तो मैं 1 से लेके 10 तक के सारे केसेस को सॉल्व करता और सिंप्लीफाई करता, इससे कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव अप्रोच यूज कर लिया कि 1 में से जो केस नहीं चाहिए था उसको हटा दिया बस खाली। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब इसी में एक सेट ऑफ फॉर्मूला और बनता है और एक कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बेसिकली मीन एंड वेरिएंस। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, मतलब इसके क्वेश्चन बहुत इजी बन जाते हैं। सो मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास बेसिकली n × p। ध्यान रखो, मीन जो है वो सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता होना चाहिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा मीन को किससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपके पास वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का डिपेंडेंसी दो पे नहीं है, इसका डिपेंडेंसी तीनों पे है। तीनों मतलब एन, पी और क्यू पे। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं बेसिकली n × p × q। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि आपको सिर्फ एन, पी और क्यू निकालना आना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप मीन वेरिएंस ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसमें एक सिंपल टेक्निक होता है इसको डिनोट करने का, तो ये समझना। आप बहुत बार ऐसा देखोगे कि आपको एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, x सच दैट बाइनोमियल ऑफ n, p। समझ जाना कि फर्स्ट नंबर जो है वो हमेशा n को डिनोट करेगा, सेकंड नंबर जो है वो p को डिनोट करेगा। कि ना, इससे अगर n और p मैंने दिया तो q तो आप निकाल सकते हो। अगर मैंने आपको p दे दिया तो q आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, बाय यूजिंग यस। p + q = 1। ओके, नाउ अब मीन हो गया np, वेरिएंस हो गया npq। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है दैट इज नथिंग बट √(वेरिएंस)। तो इसको आप डायरेक्टली यूज करोगे। ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल दिया था, इसमें क्या बोला है, देयर इज अ बाइनोमियल जिसमें लिखा है b(10,0.4)। नाउ ये 10 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स। 0.4 का मतलब क्या हो गया, p। सो आपके पास n हो गया बेसिकली 10, p हो गया 0.4, तो q आ जाएगा अपने पास 0.6। अब सबसे पहले इसने पूछा है e का मतलब होता है मीन। मीन का फॉर्मूला था n × p, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे n × p, दैट बिकम्स 4। नेक्स्ट आपसे पूछा था वेरिएंस। वेरिएंस होता है n × p × q। तो n हो गया 10, p हो गया 0.4, q हो गया 0.6, मल्टीप्लाई कर लोगे ये आपको आ जाएगा 2.4। एनी डिफिकल्टी विद दिस क्वेश्चन? नो सर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो भी सिंपल है। मीन छोटा वैल्यू है इसलिए फॉर्मूला भी छोटा रहेगा np, वेरिएंस बड़ा वैल्यू है इसलिए फॉर्मूला भी बड़ा होगा npq, दैट्स इट। चलो, नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। एक इसने क्वेश्चन दिया है जहां पे लास्ट चैप्टर को इसने यूज किया, दैट इज पीएमएफ को। ठीक है। अब ये जो पीएमएफ है, इसमें उसने एक इक्वेशन दे रखी है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इज गिवन बाय 4cx 5/9 की पावर x 4/9 की पावर 5 - x। ठीक है।
मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे खाली ये देखना है कि इसको कंपेयर करता हूं मैं अपने फॉर्मूले से, क्या मुझे इसको कंपेयर करने पे एन पी और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा? देख के बताओ जरा। यस सर। हाँ, तो इसको देख के बताओ कि एन का वैल्यू कितना होगा। 4। 4, वेरी गुड। व्हाट अबाउट पी? 5/9। 5/9। एंड नेक्स्ट हो गया आपके पास क्यू, दैट इज ऑब्वियसली 4/9। अब उसने आपसे क्या पूछा था? सबसे पहले मीन, मीन का फॉर्मूला था एन इंटू पी। एन इंटू पी मतलब 20/9, दैट्स इट, ये आपका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था वेरिएंस, दैट इज एन इंटू पी इंटू क्यू। सो 20 इंटू 4 मतलब 80/81, ये आपका आ जाएगा वेरिएंस, दैट्स इट। सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे? यस सर। चलो अब इसका एग्जांपल 2 क्विकली आप लोग ट्राई करो जरा। उसने मीन वेरिएंस दिया है, आपसे बोला है एन और पी का वैल्यू निकालो। जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड इसको क्विकली सॉल्व सॉल्व करने का ट्राई करो। So N20 and P.3. N20 एंड P.3, और किसी का सेम आंसर आया? सर N20। N20। चलो आपने आई सपोज जो लॉजिक यूज किया, दैट इज N इंटू पी, ये जो रहेगा बेसिकली, ये हो जाएगा आपके पास 6। N इंटू पी 6। नेक्स्ट इज N इंटू पी इंटू क्यू इज 4.2। सबसे पहले तो मैं N इंटू पी का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो मुझे Q का वैल्यू मिल जाएगा। इट इज 4.2/6। 4.2/6 कितना हो जाता है? 0.7 हो जाएगा बेसिकली। सो क्यू हो Yes गया sir. 0.7। क्यू अगर 0.7 है तो पी कितना आ जाएगा? इट इज 0.3। अब पी 0.3. को अगर फर्स्ट में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा एन इज इक्वल टू 6/0.3। यस, इट इज 20। तो एन का वैल्यू आना चाहिए था 20 एंड पी का वैल्यू आना चाहिए था 0.3। दैट्स इट। सिंपल वे में ये सॉल्व हो सर जाएगा। इसको रेशियो लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ, वही किया अल्टीमेटली, मतलब रेशियो लोगे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, दोनों सेम चीज है बेटा। ठीक है। सो ये मेन वेरिएंस को कैसे यूज करना है वो समझे? यस। चलो, चैप्टर टेक्निकली इतना ही था। इसमें एक ही एक्सरसाइज है। सो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैंने मार्क कर रखे हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। सो सबसे पहले ट्राई द क्वेश्चन नंबर 3। इसको ट्राई करो और मुझे बताओ इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है और कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। चलो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एन का वैल्यू बताओ। N का वैल्यू 10। एन का वैल्यू 10 हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट इज पी। अब मुझे बताओ पी आप डिफाइन किसको कर रहे हो? हाउ डू यू कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बेसिकली किसको बोल रहे हो? डिफेक्टिव डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, कितना होना चाहिए? 0.5। 0.5 नहीं बेटा, 0.05, क्योंकि 0.5 मतलब 50% हो जाएगा बेसिकली। इसने 5 बोला है ना, तो इट शुड बी 5/100। 5/100 जो रहेगा आपके पास, इसको आप दो वे में लिख सकते हो, या तो 0.05 या फिर 1/20। अब अगर P 1/20 है तो Q कितना हो जाएगा? 19/20। Q हो जाएगा आपके पास 19/20। ओके। P आ गया 1/20, Q आ गया 19/20। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ कि एग्जैक्टली exactly उसने आपसे पूछा क्या है। At most one defective item. वेरी गुड। एटमोस्ट वन डिफेक्टिव आइटम का मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है। तो कैन आई से एटमोस्ट वन डिफेक्टिव मतलब हुआ P ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। Yes. ठीक है। अब P ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब कौन कौन से केसेस हुए? P of x equal to 1 and P of x equal to 0. यस, P ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड P ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर सकते हो? Yes sir. चलो ठीक है।
नाउ ट्राई इसमें सेवेंथ वन, ये एक बार रीड करो जरा। ओके, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला? On a MCQ examination with three possible answers for each of the five question. Okay. What is the probability that a candidate would get four or more correct answer just by guessing? पहले खाली मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। सो सर इस क्वेश्चन में, हाँ बोलो। एटलीस्ट 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट होने चाहिए आंसर। ओके, बट बेटा वहां जाने से पहले अपन एक काम ये डिस्कस करते हैं कि n कितना होगा, p कितना होगा और q कितना होगा। सो पहले n की बात कर लेते हैं। n क्या होगा इस केस में? 5। 5। ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। n आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोल दिया तो बेसिकली n 5 हो गया। व्हाट अबाउट p? सक्सेस किसको डिफाइन कर रहे हो? नाउ जब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि सक्सेस किसको डिफाइन करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन ने खुद बता रखा होगा। उसने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट फोर और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो ये जो करेक्ट आंसर है ना, ये आपका सक्सेस होगा। अब करेक्ट आंसर के उसने चांस क्या दे रखे हैं? उसने क्या बोला है कि ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद थ्री पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फाइव क्वेश्चन। एमसीक्यू में टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने होते हैं? 4। 4। और उसने बोला है कि चार में से तीन आंसर करेक्ट है, बेसिकली सिर्फ एक ही रॉन्ग है। तो टेक्निकली अगर आप पी को डिफाइन करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो चार में से तीन अगर करेक्ट है तो कहना है इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/4 हो गया। यस समझे सर। अभी? ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 3/4 है तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? दैट इज क्यू। 1/4। 1/4। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पे बताओ, और अब मुझे बताओ कि उसने एग्जैक्टली क्या बोला है, आपको कितना कौन सा केस निकालना है। एटलीस्ट 4 करेक्ट होने चाहिए, 4 से ज्यादा। मिनिमम 4। यस, मिनिमम 4। तो आई कैन सिंपली से, इसने बोला है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नाउ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया? 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अभी सबको क्लियर है? यस। यस सर। चलो, नेक्स्ट इज ट्राई इसमें फर्स्ट वन, ट्वेल्थ का फर्स्ट। सर ई ऑफ एक्स 4 है और वेरिएंस 2.4। Yes, e of x becomes 4 and variance 2.4. The reason is clear. E of x आपका हो जाएगा 10 into 0.4, that becomes 4. Variance will be 10 into 0.4 into 0.6, तो आपका 2.4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई दिस फोर्थ वन, इसी का। 8/5 वेरिएंस। वेरिएंस इज 8/5। n पता है, p पता है, q। सो n आपको मिला, p कितना आ रहा है उस केस में? p इज आई सपोज 0.8। यस सर। p अगर 0.8 हो गया तो q हो जाएगा 0.2। नाउ वेरिएंस इज 0.8 into 0.2 is 1.6,
नहीं, 0.16, 0.16 इंटू 10 इज 1.6। आपने बोला 8/5, या सेम थिंग, करेक्ट, 8/5 इज 1.6, करेक्ट है। चलो, कुछ एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लो। ट्राई द सेकंड वन। ओके, ट्राई द सेकंड वन एंड जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हाँ, सॉल्व हुआ किसी का? चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसने आपको मीन और वेरिएंस दे रखा है, तो कैन आई से सबसे पहले मीन मतलब हो गया NP, दैट इज इक्वल टू 4, एंड वेरिएंस हो गया NPQ, दैट इज इक्वल टू 2। ये सबको क्लियर है अभी? यस सर। सो इसको सॉल्व करके आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा। Q कितना आ रहा है? 2/4, 1/2। 1/2। Q अगर 1/2 है तो ऑब्वियसली P भी 1/2 हो जाएगा। यस सर। और इन दोनों को पुट करोगे तो N इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है अभी? यस। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है वो बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक्सैक्टली 2 सक्सेस। हाँ, तो एग्जैक्टली टू सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है, तो कहना ऐसे ये बनेगा P(x) इक्वल टू 2। अपना फॉर्मूला था NCx P⁴ Q⁴ याद आया? बराबर है फॉर्मूला? यस सर। ओके, व्हाट इज 8C2 का वैल्यू? सो इट इज 8 × 7/2। ये हो जाएगा 1/2 raised to 8। नाउ, ऊपर 8 लिखा है तो ये तीन 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ऊपर 7 बचेगा और नीचे पावर हो जाएगा आपके पास 6। 2 की पावर 6 कितना हो जाता है बेसिकली? टू की नहीं, नीचे 8 और 1 9, 9 में से 3 गया, हाँ 6 बचेगा। 2 की पावर 6 कितना होता है अपने पास? सो 4 × 4 × 4, दैट बिकम्स 64। इसने जो आंसर दिया है वो 4 मल्टीप्लाई करके दे रखा है, दैट इज 28/256, दैट्स द सेम थिंग। सो सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे अभी? चलो इसी में ट्राई द थर्ड वन।
सॉल्व किया? सर 4/11। 4/11 दैट इज बेसिकली पी। ओके, मुझे खाली अप्रोच बताओ, कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को? तो ये जो P = X/4 ये इक्वल दिया है, तो इन दोनों को इक्वल करके P की वैल्यू निकाल रहा हूँ। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 दोनों सेम था। हाँ। अब जरा एक बार रिकॉल करते हैं अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 ये बनना चाहिए बेसिकली 5c4। फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं सीधा। इट इज 5c4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 1 शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब 5c3 p टू द पावर 3 एंड q की पावर 2, ये लिखा है। यस सर। चलो, अब यहाँ पे 5c4 का जो वैल्यू है ये हो जाता है बेसिकली 5। लेफ्ट में p की पावर 4 है, राइट में p क्यूब, मतलब एक p बचेगा, और q राइट में बचेगा। 5c3 का वैल्यू कितना होता है बेसिकली 5 × 4 20/2, मतलब 10। 10 टाइम्स ऑफ q, ये बनेगा आपका इक्वेशन ना। आपको p निकालना था तो आप q को p में कन्वर्ट कर लोगे। सो 5p इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस p, सो दिस बिकम्स 5p इज इक्वल टू 10 माइनस 10p, मतलब 15p इज इक्वल टू 10। सो p इज इक्वल टू 10/15, यानी कि 2/3। p आपका आ जाएगा 2/3। इसने क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए? अरे एक सेकंड, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या? हाँ सर, मेरा मिस्टेक है कैलकुलेशन। नहीं नहीं, बट मेरा भी तो आंसर, अच्छा मेरा यहाँ पे है, आई थॉट आपका मैं आगे सेकंड सर, ऑप्शन आपका देख आगे। रहा था। यस यस, 2/3 बराबर। p इज इक्वल टू 2/3। सो सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे? अगेन दिस इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो सेम लॉजिक पे बेस्ड था, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था उसको। चलो, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। ट्राई द फिफ्थ वन। ओके, व्हाट्स ऑल? ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग ये 4 क्या है बेटा? 4n। 4n हो गया, वेरी गुड। नाउ इसने आपको n का वैल्यू 4 दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, अगर मैं x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या वो ऐसा बनेगा? 4c0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16/81। ये सबको समझा? यस सर। नाउ 4c0 तो 1 हो गया, p रेस टू 0 1 हो गया, मतलब आएगा q रेस टू 4 इक्वल टू 16/81। क्या ये 16/81 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 4? यस सर। सो टेक्निकली q हो गया अपने पास 2/3। अब अगर q 2/3 है तो p कितना होगा बेटा? 1/3। 1/3। और n तो आपको पहले से पता था 4। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो जरा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। मुझे बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 का। NC4 फोर सो सी कैन आई फोर से 4c4, यस, p टू द हाँ पावर 4 और हाँ q की पावर 0। सो फोर तो सी फोर तो 1 होता है, p मतलब हो गया 1/3, तो 1/3 रेज टू 4, 1/3 रेज टू 4 इज बेसिकली 1/81। 80। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी समझे सिंप्लीफाई कैसे किया। यस हाँ। चलो, सो ये जो आपके पास चैप्टर था इसमें इतना ही कंटेंट था। छोटा सा चैप्टर है, इजीली कर सकते हो, सो इसलिए ये वाला पार्ट अभी अपन यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिस शीट और इसका वाइवा आज नहीं होगा, आज खाली कल के चैप्टर का होगा बेसिकली, इसका नेक्स्ट टाइम इंक्लूड कर लेंगे अपन। बट स्टिल छोटा सा ये तो सॉल्व कर लेना बस खाली, ठीक है। इस पार्ट में किसी को कहीं कुछ डिफिकल्टी, एनीवन। नो। चलो, और कुछ क्वेरी, कुछ डाउट। ठीक है, नो। क्लोज करे देन। यस हाँ। चलो, यस सर। ओके, थैंक यू। सर हेलो। हाँ बेटा। सर ये जो चैप्टर टेस्ट में आएगा। हाँ, टेस्ट में तो आएगा ना बेटा। अच्छा ओके सर। हाँ, टेस्ट में आएगा ये चैप्टर, बट इसका आपका वाइवा आज नहीं होगा बेसिकली, और सबमिशन भी आज नहीं होगा, और चैप्टर छोटा ही है, तो टेस्ट में इंक्लूड कर लेंगे अपन इसको। ओके सर। ओके बेटा।